आया वक्फ बोर्ड पर, उसको जेपीसी को सौंप दिया गया। आप जानते हैं जेपीसी बहुत लंबा समय लेती है। ब्रॉडकास्ट बिल आया, उसको वापस लिया गया। प्रॉपर्टी में इंडेक्सेशन का फ़ायदा जो मिलता था उसको ख़त्म किया गया, तो उसके नियम में भी ढील दी गई, बदलाव किए गए। और एकदम ताज़ा अब ये यूपीएस। तो जो लोग सरकार के डे बाय डे के काम को देखते हैं या पिछले 10 साल से देखते आ रहे हैं, चाहे समर्थक हो चाहे विरोधी हो, वो तो ये बात कह रहे हैं कि सरकार थोड़ा सा दबाव में काम कर रही है। अब दबाव आंतरिक है या सहयोगियों का है, ये बातचीत का विषय हो सकता है। इसमें एक और बात हुई है, आरएसएस की तरफ से भी क्या कामकाज में, फैसलों में दखल है, ये बातचीत होगी, इसमें विवाद है। लेकिन आप थोड़ा पीछे जाके याद करिए तो सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने कई ऐसे बयान दिए हैं चुनाव के तत्काल बाद, जिसमें यहाँ तक कह दिया गया कि अभिमान नहीं होना चाहिए। सरकारवा ने तो यहाँ तक कह दिया था कि जिसने राम को माना उसको 240 और जिसने नहीं माना उसको 99। अब ये संकेत काफ़ी होते हैं, इशारों में बात की जाती है आरएसएस की तरफ से हमेशा। और लगातार ये कहा गया, उनके एक वैचारिक परिवार के सदस्य रतन शारदा ने तो एक बड़ा आर्टिकल ही लिख डाला था, उसमें लिखा भी था कि हार क्यों हुई। तो 4 जून के बाद से सरकार के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में, मोदी जी के बारे में, आरएसएस के बारे में तमाम कुछ लिखा पढ़ा और बातचीत की जा रही है। और अभी जम्मू कश्मीर में चुनाव की घोषणा के बाद जब वहाँ टिकट वितरण की पहली लिस्ट आई तो बवाल मच गया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बवाल मचा। अब तक आप सुनते थे कि कांग्रेस में टिकट को लेकर बड़ी मारपीट, इस बार भाजपा में हुई। दूसरी तीसरी लिस्ट रोक ली गई। फिर राम माधव को इंचार्ज बनाया गया जम्मू कश्मीर का। ये बहुत इंटरेस्टिंग पहलू है, इस पर थोड़ी बातचीत करते हैं। राम माधव भारतीय जनता पार्टी के महासचिव थे, जनरल सेक्रेटरी थे 5 साल पहले, लेकिन वो वापस चले गए थे। संघ से आए और संघ में ही वापस चले गए। उस विवाद में मैं नहीं जाता हूँ कि वो क्यों वापस गए थे, लेकिन उनकी ख्याति ये है या उनका योगदान ये था कि उन्होंने बहुत काम किया है जम्मू कश्मीर में, पूर्वांचल में, नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वांचल नहीं नॉर्थ ईस्ट में बहुत काम किया उन्होंने। तो अब जो उनको दोबारा भेजा गया है, इसका एक कनेक्शन बनता है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी के कहने पे वो गए हैं या वो स्वयं गए हैं या आरएसएस ने भेजा है, अब ये भी पड़ताल का विषय है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कंडीशनल है कि इस बार उनको भेजा गया तो वापसी के रास्ते बंद है। अब आप जा रहे हैं, लेकिन अब दोबारा ऐसा नहीं होगा कि आना जाना घर का लगा रहेगा। तो राम माधव की एंट्री चुनाव से ठीक पहले जम्मू कश्मीर में। एक बात और यहाँ बता दूं मैं आपको कि अरुण कुमार जी जो सह सरकार्यवाह हैं, वो बहुत लंबे समय तक उन्होंने वहाँ काम किया और उनके साथ राम माधव ने बहुत लंबा काम किया है। तो ये क्रेडिट तो राम माधव के पास है कि उस इलाके में बहुत काम किया। और इस समय बड़े क्रुशियल चुनाव है, 370 हटने के बाद पहला चुनाव है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी है ये सब जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये इस कॉन्टेक्स्ट में जो हमने कहा कि कुछ तो बदला है बीजेपी में। क्या बदला है, क्यों बदला है, क्या ये कोई स्ट्रेटजी का पार्ट है या कोर्स करेक्शन है, ये इस वक्त बहुत चर्चा में है, विचार में है। इसी को थोड़ा आज हम लोग समझने की और कोशिश करते हैं। जो मेरे साथ मेहमान हैं वो बहुत ही विद्वान लोग हैं और डेली बेसिस पे फैसलों पर, चीज़ों पर नज़र रखते हैं। परिचय कराता हूँ आपका। विजय त्रिवेदी जी, जो संघ को बहुत करीब से जानते हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं। और अवधेश कुमार जी मेरे साथ जुड़ेंगे, वो अभी भी बहुत कनेक्टेड रहते हैं, बहुत अंदर की खबरें देते हैं। प्रोफेसर संगीत रागी हैं। संगीत रागी वैसे तो प्रोफेसर हैं, लेकिन माना जाता है कि ये वैचारिक रूप से आरएसएस के बहुत करीब हैं। और अमिताभ तिवारी जी मेरे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, डेटा साइंटिस्ट हैं, चुनावों के बारे में बहुत कुछ समझते बूझते रहते हैं और इन सब पे हम लोग चर्चा करते हैं। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की चर्चा हमने इसलिए रखी कि राजनीतिक दलों से थोड़ा अलग हटके आप लोगों के ज़रिए ये समझने की कोशिश की जाए कि जो कुछ इस समय हो रहा है सरकार में, भाजपा में, मोदी जी जो कर रहे हैं, जो शाह जी जो कर रहे हैं, जो
उत्तर प्रदेश में इतना चल रहा है, अब कहा जा रहा है कि मामला सुलट गया है, योगी जी को बैकिंग पूरी मिल गई है आरएसएस की, तो ये क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। संगीत जी, आपसे शुरू करें क्या? संगीत रागी जी, क्या है ये, मतलब क्या कुछ ऐसा है, जैसा निर्मला जी कह रही है, ये रोल बैक यू टर्न टाइप का नहीं है, लेकिन आपको ऐसा महसूस होता है कि सरकार में कुछ या पार्टी में कुछ ऐसा है? देखिए नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बदला तो है, और मुझे लगता है कि चुनाव के पश्चात जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके अनुषांगिक संगठन तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ संगठनों की तरफ से जिस प्रकार की टिप्पणियां आई, तो ये बात बहुत साफ थी कि कुछ तो है जो अच्छा नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी में भी एक प्रकार का मंथन ऐसा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि मंथन जरूर हुआ है। 3 पक्ष को हमें देखना चाहिए, एक सरकार, संगठन और तीसरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सामान्यतः कभी भी सरकार के दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करती है, ये मैं सुनिश्चित कर रहा हूं आपके दर्शकों के लिए। लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी का और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वैचारिक अधिष्ठान एक है, तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कारण उसे वह भी कहीं ना कहीं कटघरे में आकर के खड़ी हो जाती है। जैसे भ्रष्टाचार का एक मुद्दा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कई ऐसे लोग हैं जिनको आज भी भारतीय जनता पार्टी मानती है कि वो बड़े भ्रष्ट थे, लेकिन उनको जब लाया गया तो मुझे कहीं ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ऐसा बिल्कुल ही नहीं चाहता था कि वो भ्रष्ट लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास आए, क्योंकि मूलतः जो वैचारिक अधिष्ठान है उसकी लड़ाई नेता से ज्यादा आपका कार्यकर्ता जमीन पर करता है, और कार्यकर्ता ही है जो आपके वैचारिक अधिष्ठान को और वैचारिक सवालों को जनता तक ले जाता है। चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे वो जातीय जनगणना का मुद्दा हो, चाहे राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, चाहे वो हिंदुत्व का मुद्दा हो, आपके लिए यानी भारतीय जनता पार्टी के लिए या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए यदि कोई लड़ता है तो चाहे वो कार्यकर्ता ही मूलतः लड़ता है, चाहे वो बौद्धिक कार्यकर्ता हो या शाखा में काम करने वाला कार्यकर्ता है या आपके अनुषांगिक संगठनों से जुड़े हुए लोगों के साथ काम करने वाला। तो ये एक तल्खी तो कहीं ना कहीं देखने में जरूर आई, और मुझे लगता है कि उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए ये जरूरी हो गया था कि बैठ करके इन चीजों को क्लियर किया जाए। आपको याद होगा कि बीच चुनाव में ही जेपी नड्डा जी का बयान आया था, और जेपी नड्डा जी का बयान के बाद आप देखा होगा कि आपने, हमें कह तो नहीं सकते कि उन्हीं के कारण ऐसा हुआ, लेकिन उसके बाद जो पूर्वी उत्तर प्रदेश के जितने चुनाव थे वो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की सारी सीटें हार गई, 2 को छोड़ करके। तो कमोबेश कहीं न कहीं एक बड़ी भयंकर प्रतिक्रिया इस बात की हुई थी, स्वयंसेवकों में प्रतिक्रिया होती, स्वयं भारतीय जनता पार्टी के लोग मान रहे थे, बहुत सारे लोग, कि ये अनपेक्षित था, इसकी आवश्यकता नहीं थी। तो ये ऐसी सारी चीजें थी जिसके कारण मुझे लगता है कि दोनों के बीच में मंथन हुआ है, और मंथन होने के पश्चात दोनों ने ये बात माना है कि एक दोनों के बीच में समन्वय की बहुत आवश्यकता है, और समन्वय बैठक भी उसी के अनुसार हुई। और अब आप देख रहे हैं कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो जितने भी राज्य हैं जहां पर चुनाव हो या न हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो पहले का जो स्थिति थी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये नहीं तय करता था कि अध्यक्ष बनना चाहिए या इनको मिनिस्टर बनाना चाहिए, लेकिन एक विचार मांगने पर भारतीय जनता पार्टी को वो अपना सुझाव जरूर देती थी, चाहे वो योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के रहा हो, चाहे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री किसे बनाना है, नहीं बनाना है, इस पर जो यदि उनसे सुझाव जरूर मांगा जाता था, और भारतीय जनता पार्टी को ये सुझाव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ देती रहती है। मानना न मानना अंतिम समय तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर निर्भर। जी, संगीत रागी जी, ये मानना ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी वैचारिक रूप से थोड़ा अलग हट गई थी
आरएसएस इस बात से नाराज था, जैसे भ्रष्टाचार वाला ही मुद्दा यह है कि आप लेके आ रहे हैं अजीत पवार को और फिर खड़े होकर कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, तो आइडियोलॉजिकली कहीं थोड़ा सा स्लाइड था। अब वो वापस आ रहा है और शायद अध्यक्ष पद इसीलिए अभी भी तय नहीं हो पा रहा कि किसको ना, क्योंकि उस सुझाव पे सहमति नहीं है। देखिए, दो बातें हैं। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के जो मूल वैचारिक अधिष्ठान थे हिंदुत्व पे, उसको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत इतना अच्छा काम किया कि शाबाशी देते हुए संघ के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के दोनों कार्यकर्ता आगाते नहीं है। जैसे राम मंदिर का मुद्दा, किसी ने नहीं सोचा था नीरज जी, किसी ने नहीं। मैं पूछ रहा था आज भी भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं से, जम्मू कश्मीर पर जब बात कर रहा था वहीं के लोगों से, किसी की हिम्मत नहीं हो सकती थी कि वो 370 को खत्म कर दें। मैं किसी भी प्राइम मिनिस्टर की मैं बात करता हूँ, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ही देन है जिन्होंने ऐसा कर दिया। राम मंदिर का मुद्दा हो, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ने का मुद्दा हो, ये सारी चीजें ऐसी हैं जिनकी तरफ मूल वैचारिक अधिष्ठान में दो तीन और जैसे सवाल थे, जैसे वक्फ बोर्ड कानून का मामला हो, या जो वर्षित एक्ट है जिसको मानता है हिंदू समाज की जो है, वो जानबूझ करके हिंदू समाज को जो उनका लेजिटिमेट मंदिर पर अधिकार बनता है उसको भी खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने लाई थी, और मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए लाते। दो तीन ऐसे मुद्दे हैं जो बच गए हैं। लेकिन हाँ, इसके अतिरिक्त जो मुद्दा था मुझे लगता है, और वो सिर्फ वो भ्रष्टाचार का मुद्दा था। यही एक मुद्दा था जहां पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में माना जाता है शुचिता, पवित्रता, शिष्टाचार, ये वो एक नैतिकता का प्रश्न था। एक अकेले इस बात को छोड़ दें तो मुझे नहीं लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए कोई भी ऐसी चीजें थी जो आपत्तिजनक थी। बाहर के लोग आते